जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं और कुछ क्वेश्चनों की डिटेल करते हुए भी चलेंगे। तो मैं और देखो यहाँ पे दिया है संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे पेन वाइट कर लेते हैं, वाइट पेन सही चलेगा। तो देखो संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। मैं आपको बताऊँ, जितने आर्मी एक्सरसाइज है ना, एक बार सब चेक कर लेना और बाद बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा, ताकि आपसे अगर कहीं पूछ लिया जाए तो पेपर में छूटे ना, है ना। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं आपको वो सभी बताऊं चीज़ें जो आपसे ना छूटें। और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका अमेरिका सही जवाब हो गया है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा अगला है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। तो भैया हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। पहले तो मुझे कमेंट में यही है बताना कि यूपीएससी किसका किसका सपना है, कौन चाहता है कि वो आईएएस आईपीएस बने, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सही जवाब हमारा प्रीति सूदन हो जाएंगी, ऑप्शन बी। ये तो हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्न में से 23वें जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे। निम्न में से 23वें जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें पहला पता रहता है, लास्ट वाला पता रहता है और बीच के चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि पेपर में पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। तो भगवान पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, ठीक है ना। और 24वें हमारे महावीर स्वामी जी थे, ये भी आप याद रखेंगे। और भगवान ऋषभ देव आप याद रखना, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। प्रथम तीर्थकार अगर पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे, ऋषभ देव जी थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे कहीं मान लो कि दूसरे पूछ दिए गए तो आप क्या बताएंगे। देखो नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पेन कॉपी नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो याद रखना दूसरे जो हैं वो अजीत नाथ थे। कौन थे, अजीत नाथ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्त मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो निम्न में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे ये बताना कहाँ हुई थी। अगर पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहले तो आप नोट करो कि भैया ये स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। और ये हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी दोस्त, दिल्ली में। और इसको किसने किया था वो भी आप याद रखना, हमारे भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे 1913 दिया, जो कि मैंने आपको शायद परसों की क्लास में, परसों नहीं, संडे को तो क्लास हुई नहीं थी, सैटरडे की मतलब शनिवार की क्लास में मैंने आपको बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप याद रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट इटली, है ना। क्लाइमेट इटली, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये पता कौन सी पार्टी से थे, इनकी पार्टी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो याद रखना लेबर पार्टी से थे, है ना। लेबर पार्टी से ये थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो एक चीज़ और याद रखना कि भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जेबी कृपलानी जी, है ना। स्वतंत्रता के समय कौन थे, जेबी कृपलानी जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चनों को और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है, दिलीप नोंगमैथम किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो भैया दिलीप नोंगमैथम को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो भाषा आपकी हो जाएगी मणिपुरी। कौन सी हो जाएगी, मणिपुरी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और देखो उस दिन मैंने मलयालम आपको बताई थी ना, कथकली। कथकली की भाषा क्या है, मलयालम भाषा में होती है ना। ये भी मैंने आपको बताया था, याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए, क्योंकि आज थोड़ा समय कम था और मुझे दीपावली के चक्कर में थोड़ा मार्केट जाना था। तो उस चक्कर में ये
थोड़ा नहीं हो पाया, कि मुझे लगा कि हो सकता है यार आज भी क्लास ना हो पाई, कल भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखो याद रखना, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। भारतीय, देखो ये रेलवे से संबंधित आपका पेपर है, तो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका सही जवाब 20 दिसंबर 1997 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1997 आपको ध्यान में रखना है। तत्काल आरक्षण सेवा जो टिकट होती ना, जाते हैं कि जैसे आज जाना है तो 10 बजे टिकट होगी या 11 बजे इमरजेंसी विंडो खुलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कब 20 दिसंबर 1997 को स्टार्ट हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था। निम्नलिखित में से प्लासी का यहाँ पे युद्ध पूछा जा रहा है आपसे कि कब हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो याद रखना भैया, आपसे युद्ध तो जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पे 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। डेट भी याद रखना, अगर पूछ दी जाए 23 जून, है ना, 23 जून आपको ध्यान में रखना है। तो 23 जून, यहाँ पे देखो जून मैंने गलत लिखा, 23 जून 1757 में हुआ था। और देखो यहाँ पे जो 59 दे रखा है 1759, इसमें याद रखना, इसमें हुआ था उसका वेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का भी आप ध्यान रखेंगे। बेदरा का युद्ध आपका हुआ था 1759 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, है ना। ये मैंने आपको कई बार बताया है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, ये सब मैंने आपको रटवा रखे हैं। अगर नहीं आपने रटे तो एक बार फिर रट लो, मैं बताने वाला हूँ। पहले तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। 1764 में आपका कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध, है ना। कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले तो प्रश्न का जवाब ये हो जाएगा। देखो 1526 में आपका हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में किसका युद्ध हुआ था? अभी ट्रिक से बताऊंगा मैं यहाँ। और यहाँ पे देखो 1528 में किसका युद्ध हुआ था? 1529 में किसका युद्ध हुआ था? कभी भी नहीं भूलोगे। देखो कोई अगर हमारे घर पे आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे पानी पिलाते हैं। तो मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। फिर क्या करते हैं भाई? उससे कहते हैं कि पानी पी लिया, अब अंकल जी खाना खा लो, है ना भाई। सबसे पहले तो पानी लेके जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो मतलब खानवा का युद्ध 27 में हो गया। फिर खाना खाने के बाद जब कुछ देर बैठे रहते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि अंकल एक चाय हो जाए, चाय पी लो। तो याद रखना 27 के बाद 28 में चंदेरी का युद्ध हो गया। फिर जब भाई पानी पी लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली, अब क्या करोगे? अब अंकल जी अपने घर जाएंगे, तो मतलब घग्गर का युद्ध, है ना। किसका? घग्गर का। और ये सब बाबर के टाइम पे हुए थे, है ना। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है दोस्त। और देखो यहाँ पे मैंने जो भी आपको युद्ध बताए हैं, 4 ये और 4 ये, 8 युद्ध बताए, 8 के 8 युद्ध आपको नोट कर लेने हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी को टिक किया होगा। एक आपसे और पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है ना। ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना ग्रीन हाउस गैस जो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना आंसर मैच करिएगा। 21 मार्च यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21 मार्च जो है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब। और देखो यहाँ पे याद रखना 22 मार्च जो है, 22 मार्च को क्या होता है? तो 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर किसी ने 22 मई को टिक किया था तो याद रखना 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, तो विविधता, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो हाँ, पीडीएफ के लिए किसी ने नहीं कहा, पीडीएफ मैं आपको बता दूं, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है ना। मैं अब आपको पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो रिचार्ज हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे देखो दिया गया है 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे।
34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना दोस्त, ये अमेरिका में होंगे। कहाँ पर होंगे? अमेरिका के शायद वो लॉरेंस है क्या है, वहाँ पे होंगे और 2028 में होंगे। कब होंगे दोस्त? 2028 में ये अमेरिका में आयोजित होंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है ना, तो यहाँ पे 34वां जो है वो तो अमेरिका में होगा, यहाँ पे 35वें होंगे। और 35वें कब होंगे तो आपको पता है ये कितने वर्ष बाद होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये ओलंपिक खेल हैं कितने वर्ष बाद होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया ये नेक्स्ट हमारे जो हैं फिर 32 में होंगे जाके, है ना। अब यहाँ पे देख लो 28 से 32 जाने में कितने वर्ष लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे प्रश्न का जवाब भी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी खालिस्तान में दिए थे। तो कौशल की राजधानी अगर पता होगा तो आप यहाँ पे सही जवाब बता देंगे। अगर आपको ये पता होगा कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो भी आप इसका जवाब जो है वो बता देंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपने आंसर कर दिया होगा, श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ अगर आपने टिक किया था तो आपका जवाब गलत हो चुका था, क्योंकि श्रावस्ती में दिया था सबसे ज़्यादा। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी लिखा हुआ आपको मिल जाए, है ना, कपिलवस्तु या लुम्बिनी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था, है ना, इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में हाईटेक सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? भारत में हाईटेक सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर जो अगर आपको पता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? नोट करेंगे हैदराबाद को। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर अहमदाबाद को किया था तो मैं आपको बता दूं ये भारत का मैनचेस्टर है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। और कोयम्बटूर को भी मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन किसका कहते हैं बताओ? कोयम्बटूर। तो याद रखना ये भैया दक्षिण भारत का वो है मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। और अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताओ तो आप क्या बताते? तो आप आसानी से कानपुर को बता सकते थे, है ना। तो आसानी से आप कानपुर को बता सकते थे। और कोयम्बटूर आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और यहाँ पे हाईटेक सिटी आपकी हैदराबाद, ठीक है ना। और ये सब आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको पहले ये बताया था कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, ये आपको मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे शुरुआत पूछी गई है तो आप क्या बताएंगे? 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। और ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ना, कृषि के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सही जवाब आपका 1972 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ पे 1959 दे रखा है। 1959 में उसकी शुरुआत हुआ था ग्रैमी अवार्ड का, है ना। ग्रैमी अवार्ड जो है ये आपको कब दिया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है 1959 में स्टार्ट हुआ था, है ना। किस फील्ड में दिया जाता है बताओ? फिल्म के या संगीत के? दो ऑप्शन देता हूँ, फिल्म के क्षेत्र में या फिर संगीत के क्षेत्र में, है ना। 1961 में उसकी शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहली बार दिया गया था 1965 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में, लेकिन इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? निम्न में से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आप कर दो। और ये पता है आपको कौन से राज्य से संबंधित है? जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि 1953 में बना था, आपका आंध्र प्रदेश, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे गुजरात से याद रखना, अगर गुजरात आपने टिक किया है तो गुजरात से एक तो आपको ग्रो ग्रीन, है ना, गो ग्रीन योजना, गो ग्रीन, और दूसरी वो है कौन सा उसका नाम था, देखो, वतन प्रेम योजना। देखो मुझे याद आ गया, वतन
प्रेम योजना, तो वतन प्रेम योजना भी आपको याद रखना है, ये गुजरात से संबंधित है। उड़ीसा से कोई योजना अगर आपको याद आ रही हो तो बताओ। तो याद रखना उड़ीसा से आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। प्रश्न दिया गया है कि पैरा ओलंपिक 2024 में कृष्ण नागर को कौन सा मेडल जीता है? कृष्ण नागर ने कौन सा मेडल जीता है? बिल्कुल ठीक है। तो पैरा ओलंपिक 2024 में कृष्ण नागर ने कौन सा मेडल जीता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना भैया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था। अब आप पहले तो ये बताओ, ये कौन से, जो कृष्ण नागर जी हैं, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? आप बता सकते हो? याद रखना भैया, बैडमिंटन से। बैडमिंटन आपको ध्यान में रखना है। कौन से राज्य से हैं? ये कौन से राज्य से हैं? तो वो भी याद रखना राजस्थान से हैं। कौन से राज्य से हैं भैया? राजस्थान से हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इस तरीके के जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पर रजत पदक भी आप याद रखना, ये भी गुजरात से हैं जिन्हें रजत पदक मिला था, और इनका नाम था भवीना पटेल। भवीना पटेल है, ठीक है ना, भवीना पटेल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। बबीना पटेल जी ने जीता था रजत, और इनका जो खेल था वो था टेबल टेनिस। क्या था? यहाँ पे देखो, देवल लिख रहा हूँ मैं, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक ये शरद कुमार थे, शरद कुमार, उन्होंने कांस्य पदक जीता था, है ना। शरद कुमार जी ने कांस्य पदक जीता था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भैया हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी भवन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना, और राजस्थान के उदयपुर में किया है। कहाँ पर? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में किया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादा फालतू समय बर्बाद नहीं करता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि एक बार लाइक वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि क्लास जैसे ही आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर हेल्प करना चाहते हो भैया की, तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, बस, है ना। और इतना आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे सभी पुराने दोस्त प्रॉपर लाइक करते हैं। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी स्कोर पता चलेगा कि क्या स्कोर कर पा रहे हैं। और देखो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न हमारा है, अब नॉन स्टॉप क्लास को करेंगे। यहाँ पे दिया है, निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो देखो, स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम पूछे जाएंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन को बताओगे, है ना। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं आपका बिल्कुल सही जवाब होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, है ना। और यहाँ पे प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारतीय प्रथम पूछेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और लास्ट भी यही थे, है ना, लास्ट भी यही थे। तो ये आपको ध्यान में रखना। और पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे वो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्त, आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, हाल ही में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और देखो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो अटल पथ है ना, ये उसका नाम कर दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है उसका जो नाम बदला गया है, उसका नाम हो गया है अटल पथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब लेन जो है इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब जो है दोस्त वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैंने आपको कई बार और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपका देहरादून में वो है
वन अनुसंधान, है ना, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो वो आपका कहाँ पर है, देहरादून में। कटक में आपका वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान, है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक में है। और वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ, शायद लखनऊ में है ना। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, नोट कर लो, मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको सबके सब कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा। और देखो यहाँ दिया है, निम्न में से उदय शंकर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखो भारतीय नृत्य, उनसे संबंधित जो कलाकार हैं, ये सब आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो देखो उदय शंकर जी जो हैं वो तो कथकली से संबंधित है। किससे संबंधित हैं, कथकली से संबंधित हैं, याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे कथक से आपके बिरजू महाराज हैं, लक्षु महाराज हैं, और आपके वो क्या नाम है उनका, सुखदेव महाराज हैं, है ना, सुखदेव महाराज हैं। तो ये सब जितने देखो जिनके नाम के पीछे महाराज लगा हो, है ना, महाराज लगा हो, आप तुरंत समझ जाना कि ये कथक आपके उत्तर भारत का लोक नृत्य है ना, उत्तर भारत से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखना, या फिर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे दिया जाए तो भी आप टिक कर देना। और देखो यहाँ पे भरतनाट्यम जो है, इनसे भी संबंधित आप चीज़ें जान लो। पहले तो ये तमिलनाडु से संबंधित है ना, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम आपका। इनसे उन्हें याद रखना, राम गोपाल जी को, किन्हें, राम गोपाल जी को। तो ये भी आप याद रखना, राम गोपाल जी अगर पूछे जाएंगे तो आप बता देना भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त, एक जैसे कि रागिनी देवी हैं, है ना, कि मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले बताया था, अगर आपको पता है तो बताना कि रागिनी देवी किस नृत्य से संबंधित है। अब यहाँ पे दिया है, निम्न में से निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। निम्न में से निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 280 आपको पता है किससे संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है, आपके वित्त आयोग से संबंधित है आपका अनुच्छेद 280। और देखो यहाँ पे 360, ये 352 से लेके 360 तो आपको रट्टा पड़ा होगा कि ये 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है ना, वित्तीय आपात से संबंधित है। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो बताना है कि एक भी बार नहीं लगा है ना दोस्त। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, साल 2025 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2025 के एशिया कप की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, 2025 का तो हमारा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो जो 2027 में होगा वो बांग्लादेश करेगा। 2027 का जो एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी जो है वो कौन करेगा, वो करेगा भाई बांग्लादेश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, अगर पता है तो बताओ, नहीं तो आप नोट करो। पहले तो देखो यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है ना, और यहाँ पे मुख्यालय नहीं दिया गया है। यहाँ पे शायद गलती से मैं टाइप कर गया कि इसकी जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी, और मुख्यालय मैं टाइप करना ही भूल गया। तो याद रखना भैया, मनीला में है। कहाँ पर, मनीला। मनीला पता है कौन से देश में है, फिलीपींस में है। कहाँ पर है, फिलीपींस में। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना, फिलीपींस पूरा ही लिख देता हूँ, फिलीपींस में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। 1948 में बताओ किसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WHO, है ना, WHO। इसका मुख्यालय भी याद रखना, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है जिनेवा, है ना। कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और देखो, अगर आपसे यहाँ पे एशियाई विश्व बैंक पूछा था, अगर आपसे विश्व बैंक पूछ लिया जाता, है ना, विश्व बैंक पूछा जाता, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। और कहाँ पर, तो याद रखना इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में, है ना, अमेरिका में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत लग गए, लेकिन यहाँ पे जो डेटे लिखी हुई हैं वो बिल्कुल मैच खा रही हैं। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। निम्न में से लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। भाई आपको पता होगा भैया, दूध से दही बनाने में क्या काम आता है ना, तो आप तुरंत बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब दूध हो जाएगा।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखो जो फिटकरी है ना, फिटकरी जो है ये किसका है, तो ये याद रखना जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो फिटकरी हो जाएगा। मूत्र जो है ये किसका स्रोत है, तो ये भी आपको याद रखना, जो यूरिक अम्ल होता है ना, यूरिक अम्ल जो होता है उसका स्रोत है ना। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस बदबू आती है, तो वो इसी यूरिक अम्ल की वजह से आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भैया हार्ड हो गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे याद रखना, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अनुवांशिकी के जनक आपके क्रेग जॉन मेंडल हो जाएंगे, है ना, अनुवांशिकी के। और इन्होंने पहला जो मटर के पौधे पे किया था प्रयोग, है ना, ये भी ये कई बार पूछा जाता है मटर के पौधे वाला, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो ये लाइवो ई सीरियर है ना, लाइवो ई सीरियर, ये जो है ये आपको याद रखना है, ये रसायन विज्ञान के जनक हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, रसायन विज्ञान। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और नोट कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक यहाँ पे पूछा गया है। तो मलेरिया रोग भैया ये तो मादा मच्छर, मतलब मादा एनोफिलिज मच्छर, ऑप्शन ए, ठीक है ना, मादा मच्छर या फिर मादा एनोफिलिज मच्छर लिखा हो या मादा मच्छर लिखा हो, आप यहाँ पे टिक कर देना आपका सही जवाब। कुत्ते से तो रेबीज होता है ना, रेबीज का टीका भी लगता है, तो ये भी आप याद रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये सब आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, अगर मलेरिया हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी में किस चीज़ को नुकसान होता है पता है आपको? इससे प्रभावित अंग होता है प्लीहा, या जिसे बोलते हो क्या बोलते हैं, तिल्ली, है ना, तिल्ली कहते हैं कि तिल्ली बढ़ गई, तो ये तिल्ली या प्लीहा याद रखना है आपको, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रिंसन। फ्रिंसन ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चेचक के टीके की खोज किसने करी थी बताओ? तो याद रखना भैया, एडवर्ड जेनर ने करी थी। और कब करी थी वो भी याद रखना, 1796 में करी थी। कब करी थी दोस्त? 1796 में करी थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी? तो रॉबर्ट कोच ने भाई टीबी की खोज करी थी, टीबी के जीवाणु और टीबी के टीके की, है ना। तो बिल्कुल याद रखना भैया, टीबी की जो खोज है वो किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने करी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए वो एक टीका लगाया जाता है, कौन सा? VCG। और यहाँ पे देखो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब हुआ था? देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ है। 110% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप पक्की बात मान लो। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 26 जुलाई। क्या हो जाएगा? 26 जुलाई, ऑप्शन ए। इसका समापन अगर पूछा जाएगा तो याद रखना जो समापन है वो कब हुआ था? 11 अगस्त को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ तक जो भी आपको बताया है आपको समझ आया होगा, आपने नोट किया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। और देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा नृत्य, देखो जो नृत्य हैं वो भी आप याद रखना। मैंने आपको ज़्यादातर विशेष रूप से इस टाइम इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से आपका मुखौटा नृत्य संबंधित है, तो याद रहेगा ना। और देखो जम्मू कश्मीर से आपका एक तो वो होता है हीकत, है ना, हीकत, और दूसरा आपका वो था राउफ है ना, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तमिलनाडु से बताओ, तमिलनाडु से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो याद रखना कुंभी नृत्य, है ना, कुंभी। तो कुंभी जो है ये आपका हो जाएगा
तमिलनाडु से। और रासलीला आपको पता है, रासलीला, तो रासलीला आपके उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और वो रंगोली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना। बिहू आपका असम में मनाया जाता है। और इस तरीके से आपका विदेशिया जो बिहार में मनाया जाता है, गरबा आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और देखो यहाँ दिया है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे, ये इसका जवाब गलत नहीं करना है क्योंकि ये सब मैंने आपको बहुत पहले से रटवा रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब जयपुर हो जाएगा। कहाँ पर है, जयपुर में। इसकी स्थापना जो है वो भी याद रखना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2002 को। पहले तो देखो हुबली जो है यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर है ना। ये आपको याद रखना है। हुबली याद रखना कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। तो ये भी याद रखना। देखो जबलपुर आपका है, जबलपुर याद रखना ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कौन सा, पश्चिम मध्य रेलवे का। तो ये आपको याद रखना, इसकी भी स्थापना 2003 में ही हुई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ दिया है भारत के कितने राज्य नेपाल सीमा से लगे हैं। देखो हमारे पड़ोसी देश और हमारे कितने राज्य पड़ोसी देशों से लगते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक है और ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे 5 राज्य लगते हैं। कितने, 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, तो याद रखना भैया, एक तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, तीसरा जो हमारा है वो बिहार हो जाएगा, है ना, बिहार हो जाएगा, और चौथा जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और पांचवा जो हमारा है वो सिक्किम हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। और सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। और 4 राज्य हमारे भूटान के साथ में लगते हैं। और देखो भूटान से एक चीज़ याद रखना कि भूटान विश्व में ऐसा पहला देश बन गया जो धूम्रपान से मुक्त हो गया, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। तो ये भी आप याद रखना। भूटान की सीमा पहली तो आपकी सिक्किम के साथ में लगती है, और दूसरा आपके पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, तीसरा आपके असम के साथ में लगती है, और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगती है। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे प्रश्न का जवाब तो आपका ऑप्शन सी हो ही गया था, और जो मैंने बताया वो भी नोट किया होगा। और पूरब और पश्चिम का ये भी राज्य आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो मैंने उस दिन बताया था कि अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम में आपसे पूछा था तो मैंने बताया था गुजरात है ना। उत्तर में पूछा था तो लद्दाख बताया था, और दक्षिण में मैंने आपको क्या बताया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। दक्षिण में सबसे लास्ट जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे लद्दाख, तो यहाँ पे कौन सा है दक्षिण में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। उस दिन मैंने बताया था कि सबसे लंबी जो भारत सीमा रेखा है भारत की कौन से देश के साथ लगती है, तो आपने तुरंत बताया था कि भैया बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन से, बांग्लादेश के साथ में, जो कि आपने बिल्कुल सही आंसर भी किया था। लेकिन आज यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे 106 किलोमीटर मात्र। कितना, 106 किलोमीटर। और 23 जो था ये तो बिल्कुल रटा पड़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ में लगता है। सबसे लंबी जो है ये तो हमारी होएगी, है ना, 4096 10.7 किलोमीटर। ये किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और त्रिपुरा मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा से 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से, है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी आपको याद होगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। देखो प्रथम पूछा जाएगा, मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे आपसे प्रथम पूछता तो आप तुरंत बता देते कि भैया गुजरात है ना, पहले नंबर पे। सबसे छोटा अगर आपसे पूछता तुरंत बता देते कि भैया सबसे छोटी है गोवा के साथ में, है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरी पूछी है, दूसरी जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ में लगती है। किसके साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में लगती है। और याद रखना जो यहाँ पे जो दूसरी है वो आंध्र प्रदेश है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा यही कंफ्यूज हो गया था मैं। और ये जो सीमा रेखा है ना दूसरी, इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना 975 किलोमीटर। कितनी है, 975 किलोमीटर है, तो ये याद रखना। और गुजरात से जो लगती है उसकी लंबाई आपको पता है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, है ना, ये आप याद रखना। और देखो गोवा तो भाई सबसे छोटी लगती है, गोवा के साथ में कितनी होगी, तो गोवा की है 131 किलोमीटर। कितनी, 131 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ पे 131 में इधर लिख देता हूँ, 131 किलोमीटर। तो यहाँ पे सभी का मैंने लिख दिया है कितनी तट रेखा है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आ जाओ अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ पे दिया है महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है महिला T20 में। तो भैया ये आपका HW है, रोहित शर्मा तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे महिला T20 की बात हो रही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, सॉरी, देखो यहाँ पे दिया है शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक या फिर आप बोल सकते हो खंड, है ना, टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। भाई हमेशा मैंने आपको बताया है कि कोई भी गिलास हो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए या कुछ भी हो, ठीक है ना, इसमें कितना भी पानी भरा हो, बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है, ये जब इसमें है ना, इसका तब भी पानी का घनत्व वही रहेगा, ये जब पिघल जाएगा तब भी पानी का घनत्व वही रहेगा, चाहे शीशे के टुकड़े के साथ पड़ा हो या लकड़ी के टुकड़े के साथ। तो यहाँ पे याद रखना समान हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, है ना। आप ये कभी नहीं भूलोगे कि अगर पानी में बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है और पानी का घनत्व आपसे पूछ दिया जाएगा, स्तर पूछ दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि वायु की आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताया था ना, किसका बताया था, हाइग्रोमीटर का। किसका, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए, है ना, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हाइड्रोमीटर है ना, यहाँ पे देखो यही कन्फ्यूजन हो जाता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो हाइड्रोमीटर जो है ये अपेक्षिक घनत्व को नापने के काम आता है, अपेक्षिक घनत्व को नापने के काम आता है। लैक्टोमीटर जो है ये भाई देखा होगा जो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है पौधों में रंध्र की स्थिति की पहचान कीजिए। पौधों में रंध्र की स्थिति की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे बहुत से दोस्त होंगे जिन्हें पौधों में रंध्र नहीं पता होगा, है ना, कोई बात नहीं है। देखो पहले तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा पत्तियों पर, क्योंकि समझाने से पहले ये तो बताना पड़ेगा कि ये पत्तियों पर होते हैं। पत्तियों पे बने होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमें ऐसे सामान्य आंखों से नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये याद रखना, जो इन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है। नियत तापी प्राणी, देखो ये साइंस के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताओ नियत तापी प्राणी कौन सा है। तो याद रखना भैया, इनमें से सब वो सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका व्हेल। क्या हो जाएगा भाई, स्तनधारी है ना, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये व्हेल जो है ये नियत तापी प्राणी है। और यहाँ देखो नियत तापी प्राणी पता क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि जो वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद जिन प्राणियों के शरीर का तापमान अपरिवर्तित रहता है, जैसे कि आपके आ जाते हैं पक्षी, है ना, तो पंछी भी याद रखना है और व्हेल भी, ये दोनों जो हैं ये नियत तापी प्राणी होते हैं, ठीक है ना। आप कभी भूलोगे तो नहीं, वातावरण में कुछ भी फेरबदलाव हो, लेकिन इनका जो शरीर का जो तापमान है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्न में से पांडा किसके कुल का होता है। पांडा जो है वो किसके कुल का होता है, बंदर, मानव, भालू या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके के पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे, इसका सही जवाब भालू, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भालू। पांडा जो है किसके कुल का है, भालू के कुल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। तो भाई देखो ये याद रखना, यहाँ पे सब डिजिटल है, ये है नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका का विकसित किया था। हैजा का टीका विकसित किया था 1885 में। तो यहाँ पे 1885 में किसने किया था, तो याद रखना भैया सही जवाब हमारा जेमे फेरन हो जाएगा। जेमे फेरन, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो जोनास साल्क दिए हैं, अगर इनको आपने टिक किया है तो इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो, है ना, पोलियो जो टीका है वो इनसे संबंधित है, जोनास साल्क से, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्षय रोग जिसे बोलते हो आप टीबी, है ना, तो क्षय रोग का जो टीका है ना, उसकी जो क्लेमेंट इटली ने खोज करी थी, है ना। क्षय रोग की जो खोज है वो किसने करी थी,
क्लेमेंट, क्लेमेंट, इटली नहीं भाई, क्लेमेंट में। और देखो पता है ये क्लेमेंट कैसे, देखो अभी आप समझ जाओगे। बी, एक मिनट, यहाँ पे देखो BCG है ना, भाई टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है। इसका मतलब होता है बैसिलस, क्लेमेंट और ग्यूरिन, क्योंकि क्लेमेंट और ग्यूरिन ने दोनों ने मिलकर की थी। तो यहाँ पे इनके नाम से याद रखना। देखो इसमें पूछ भी लिया जाता है कभी कि BCG में बी का अर्थ क्या है, या सी का अर्थ क्या है, या जी का अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न आता है पेपर में। तो याद रखना भैया BCG में बैसिलस, क्लेमेंट, ग्यूरिन है ना। तो यहाँ पे आप तीनों का एक बार में बता देंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है गांधी शांति पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार किससे दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है, इसका आप आंसर करिएगा। और तब तक मैं बता दूं कि एक बार जीतने के लिए पहले 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से तैयारी करते रहो। और आपने इसका जवाब कर दिया होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बोल सकते हैं कि सामाजिक तौर पे अच्छे मतलब वो करते हैं, और आर्थिक तौर पे है ना, तो ये आप ध्यान रखना। इस क्षेत्र में ये गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। भारतीय खिलाड़ी के नाम पर, वो भी हॉकी के, भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। भैया आप बहुत से दोस्त मेरे मेजर ध्यानचंद जी को टिक करेंगे, लेकिन जवाब आपका गलत है। कैप्टन रूप सिंह जी, याद रखना भैया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैप्टन रूप सिंह जी। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, मौसाद किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है। मौसाद, तो मौसाद याद रखना भैया, मैंने उस दिन आपको बताया था जापान की गुप्तचर संस्था का नाम, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम, भारत की गुप्तचर संस्था का नाम। आज यहाँ पे मौसाद पूछ लिया है, तो याद रखना इजराइल की, किसका, इजराइल। जापान की उस दिन मैंने आपको क्या बताई थी, CIRO, इसका फुल फॉर्म भी बताया था आपको। क्या बताया था कमेंट बॉक्स में बताना। भारत की आपको बताया था रॉ और IB है ना, इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो बिल्कुल दोस्त, ये सब आपको याद रखना। पाकिस्तान की ISI आपको बताया था। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी। एशिया की सबसे लंबी नदी भैया ये चीन में है। कहाँ पर है, देखो मैं चीन का जीन लिख रहा हूँ, चीन में है। तो ये आप याद रखना, इसका नाम है यंगता जी। यंगता जी, एक तो चीनी नाम भी है, ऐसे ही होते हैं, यंगता जी है ना। अब इसकी जो लंबाई है वो भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो याद रखना भैया 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल रटी पड़ी होगी, मैंने कई बार आपको बताया है ना। और भारत की सबसे लंबी गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है ना, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र जो है ये याद रखना, इसकी लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है। तो याद रखना भैया 2900 किलोमीटर है ना। तो ये भी आप याद रखना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और नोट कर लेना अपने नोट्स पे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है। इतना मैं हिंट और दे दूं, अब जवाब गलत मत करना। तो यहाँ पे देखो एशिया और अफ्रीका दोनों जगह करते हैं, मतलब अंटार्कटिका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्या बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्त, आपने सभी प्रश्नों को ईमानदारी से कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है भैया किससे, युद्ध विराम से, नाटो से, या ओजोन परत से। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ओजोन परत से। ओजोन परत जो है वो हमारा सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है ना। लेकिन इसे हानि पहुंचाने के लिए कौन सी गैस है, CFC। कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे है ना। और देखो मैं आपको बता दूं कि 1987 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। कब, 1987 में किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि ये, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान देश है। कैसा, यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, संप्रभु
यहाँ पे थोड़ा एरर है, गलत लिखा हुआ है, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। 1940 में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1940 में किसे, यहाँ पे देखो यही गलत है, किससे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो भैया देखो अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो यहाँ पे सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। और देखो स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर बात करेंगे यहाँ पे प्रारूप समिति के, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था, है ना, प्रारूप प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मिलते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चनों में, अगले क्लास में, और तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।